है ना। तो ये खैर कोशिश की इसने बोलने की भी एसन आसान तरीके से। ये हमारी प्रॉम्प्टिंग की जो होता है, हम इसको जितना क्लियर प्रॉम्प्ट देंगे उतना ही क्लियर रिस्पॉन्स देता है। अब हमारे गलती क्या हो रही है अभी बीच में, क्योंकि हम इसको इसी एग्जाम्पल में इंक्लूड करवाने की कोशिश करें ना। ऊपर देखो हमने एक इंग्लिश में दिया हुआ है, फिर उसके बाद हम उसको बोलें जेसन में दो, फिर हम उसको बोल रहे हैं कि रोमन उर्दू में भी कन्वर्ट करो, तो वो हेलुसिनेशन होती है थोड़ी। जितना हाँ जितना क्लियर प्रॉम्प्ट होगा उतना ही वो अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगा। क्लासरूम में डाला है। अच्छा भाई, ये हो गया वाला काम सबका। नहीं नहीं, मैं उसमें नहीं, मैं एक अलग से जो मैंने अलग से एक सिंपल उसमें फ्री का वो, हाँ उसमें वो मसला होगा। क्या हुआ? क्लासरूम में डालना तो ज़्यादा सारे अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर। अब वो मसला है। अच्छा, चैट जीपीटी जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें जब भी कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो आप देखते हैं रिस्पांस उसमें इस तरह आ रहा होता है कि टोकन वाइज रिस्पांस आ रहा होता है। सारा रिस्पांस आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा रिस्पांस जनरेट हो फिर आउटपुट है। रिस्पांस आपके सामने ही जनरेट हो रहा होता है। तो वो किस तरह होता है और वो हम अगर अपनी एप्लीकेशन में करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो जो हमने सबसे पहली एग्जाम्पल देखी थी कि हमने एक चैट कंप्लीशन की एसडीके यूज़ की थी और उसके थ्रू हमने एक आउटपुट जनरेट करके देखा था। हमने सिंपल उसको क्वेश्चन बोला हेलो और उसने हमें जवाब दिया था। बट हम चाहते हैं कि यार हमारे पास जो रिस्पांस है वो वैसे ही है जैसे चैट जीपीटी में है, जैसे चैट जीपीटी में आता है कि रिस्पांस हमारे सामने ही जनरेट हो रहा होता है। तो उसके लिए अगर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो आपको वहाँ पे दिखता है कि इन्होंने एक पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम है स्ट्रीम। ठीक है, और ये इसमें हमें बूलियन वैल्यू देनी पड़ती है ट्रू या फॉल्स में। तो अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर दूँ स्ट्रीम इक्वल्स टू ट्रू, उसी एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ एक पैरामीटर दे दिया स्ट्रीम इक्वल्स टू ट्रू के नाम से। ठीक है, और मैं अब इसको यहाँ से सिर्फ कंप्लीशन को प्रिंट करवा के चेक करता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। नहीं है ना ये, दो ये अभी वही बता रहा हूँ ना, चेक कर लो। अच्छा, अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो अब ज़रा रिस्पांस देखते हैं किस तरह आता है। अच्छा, इसने हमें एक पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। ठीक है, हम एक और काम करते हैं। और कंप्लीशन, और इसके अंदर हम चंक को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करते हैं। अच्छा, अब इसने रिस्पांस किस तरीके से दिया है?
इसका रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं किस तरह आ रहा है। इसने हर एक टोकन के लिए हमें एक अलग ऑब्जेक्ट दिया। इसको स्प्लिटिफायर फॉर्म में लाने के लिए ना हमें इनके अंदर से जो डाटा कंटेंट के अंदर पड़ा हुआ है ना वहाँ से उठाना पड़ेगा। लेट्स सपोज जब मैंने चंक को प्रिंट करवाया तो उसने मुझे बताया कि भाई ये एक चंक है। सबसे ऊपर जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चंक आईडी से। चॉइसेस के अंदर कंटेंट के अंदर हमें हमारी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइसेस के अंदर डेल्टा के अंदर फिर कंटेंट है। तो मैं इसको उठाता हूँ, डेल्टा डॉट कंटेंट, और मैं थोड़ा बड़ा कंटेंट इससे जनरेट करवाता हूँ ताकि हम देखें उसको किस तरह प्रिंट हो रहा है। मैं इसको बोलता हूँ लेट्स सपोज कि राइट समथिंग अबाउट इमरान खान। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, ये कंटेंट हम सामने ही जनरेट कर रहे हैं लेकिन सारा कंटेंट एक अलग अलग लाइन में आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो अब हमें इसको एक ही लाइन पे लेके आना है। बट जो एक चीज़ हम अचीव करना चाह रहे थे कि वो सारा आउटपुट हमारे सामने ही जनरेट कर रहा है, वो करवा रहा है। अब इसको एक लाइन पे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, वो तो करवा सकते हैं लेकिन उसको भी ज़रूरत नहीं है करवाने की। उसका एक अपना फंक्शन होना चाहिए। स्ट्रिप भी नेक्स्ट लाइन को रिमूव नहीं कर रहा। काम करते हैं, उसने दिखाएगा नहीं ना। तो माइनस कर देंगे ना प्रिंट। अच्छा, उसके अंदर ही रख दूँ? अंदर ही अंदर नहीं, वो हो सकता है लिस्ट के अंदर फिर हमें बार बार दिखा रहा होगा इस तरीके से। वही कह रहा तो हूँ, प्रिंट बाहर करवाना, उसको प्रिंट बाहर करवाना, प्रिंट कर देंगे ना, प्रिंट बाहर जाएगा तो गलती है। एक काम करते हैं, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, इसको हम join
अच्छा, वो क्या कर रहा है अब हमें हर लाइन पे? नहीं, लूप तो चल रहा है। हाँ, लूप नहीं चाहिए हमें, बट बट लूप में डाल देना हर रॉ के बाद एक क्लियरेंस सीएलएस वो वैसे ही दिखेगा। अगर एंड में डालेंगे लूप के बाहर तो जब पूरा रिस्पांस यूनिट हो जाएगा तब वो हमें लाके दिखाएगा। तो हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि एक एक वर्ड हमारे पास प्रिंट होके आ रहा हो सामने। नहीं, ये सही कह रहे हो। ये सही कह रहे हो। ये पे की एक्सपायर हो गई क्या? नो, ये पे की प्रोवाइडेड। क्या था वो? पे पाइथन डॉट env। ठीक है, हम इसके आगे डॉट कंटेंट। डेल्टा के बाद? मतलब डेल्टा के बाद गेट करेंगे ना डिस्प्ले नहीं है हाँ, की जब दे अगर नहीं होगी तो वो गेट कर लेता है कि ना हो तो क्या करें वो ऑटोमेटिकली नल दे एरर नहीं है मैं देता हूँ। अच्छा, अब हम वहाँ पे एंड इक्वल्स टू ये इसने हमें एक ही लाइन पे लाके देखा था, बट बहुत जल्दी आ गया, तो कुछ बड़ा प्रिंट करवाते हैं इससे। राइट, ये आप आपके सामने कंटेंट जनरेट करके लाके दिखा रहा है कि करके। ठीक है जी।
खैर ये भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कभी कभार कि मुझे इस तरह की एप्लीकेशन बना के दिखाओ जिसमें कंटेंट भी चैट जीपीटी की तरह ही जनरेट हो रहा हो मेरे सामने। तो वो ये सिर्फ एक पैरामीटर का काम होता है, यहाँ पे स्ट्रीम इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। इसको अगर ट्रू करवाना है तो ये डिफाइन करना पड़ता है, स्ट्रीम इक्वल्स टू ट्रू करके ये कंटेंट जो है उसी वक्त आपके सामने जनरेट करके ला के दिखाएगा। तो इसको एक दफ़ा ट्राई कर लें अपने पास, एक दफ़ा चला के देखें आपके पास भी रन हो रहा है नहीं। कोड कौन? क्लासरूम में डालना, क्लासरूम सिर्फ यही कोड है हमारा मेन। एपीआई की एक्सपायर हो गई। लाल रंग में कहना है उसको। हसन एपीआई की जगह इसको एक गुल्ला रखना पड़ेगा बस इधर क्लासरूम में पड़ा हुआ होगा, व्हाट्सएप पे जाएं, व्हाट्सएप पे डाले वहाँ पे वो क्लासरूम में। एक साथ देता है पूरा चैटे भाई की तरह, लेकिन वहाँ पर तो नहीं देख रहा स्ट्रीम में, उधर भी देगा, ऐसे ही ऐसे ही देगा, देता है ऐसे। बखाली ये करना पड़ता है स्ट्रीम में। जो हम गलती करते हैं ना वो ये करते हैं कि हम डेल्टा के बाद डायरेक्ट कंटेंट को पैसे होता है, वो जब नल आता है ना तो वो ब्रेक कर ब्रेक देता है। कर तो जब डेट डॉट गेट करते हैं ना तो वो नल को इग्नोर करते हैं। मैंने हाँ डॉट बैट करते तो नल को इन्वोक करते हाँ, जाने से आगे और ये क्या होता है एंड के स्टूडेंट ये बेसिकली वो जो एंड होता है ना स्पेस पे, मतलब वो हर एंड पे स्पेस आता है तो उसको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाना है। तो एंड पे मतलब हर सेंटेंस के एंड में ना स्पेस आ रहा था तो वो उसको अलग लाइन पे प्रिंट अच्छा करता अच्छा है। अच्छा तो हमने उसको बता दिया कि भाई अगर स्पेस पे एंड हो रहा हो ना तो तो कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहो, ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना। मतलब अगर स्पेस नहीं दूँगी सिर्फ लास्ट की 2 लाइन है, वही वाला कोड है जो पहले एग्जाम्पल में किया था। हाँ छोटा छोटा बेहतरीन था मतलब। कल घर पे था ना इसको दो दो अपने है ना वो शूट थे ये पहले ये कटिंग थी इसकी घर पे सबसे वाला इसमें शुरू हुआ अच्छा ये वो वाली एक जगह नहीं है, वो स्वॉट एनालिसिस वाली नहीं है ये जो हमने पहले ही देखी थी सबसे पहले वही वाली है। जुमेरात को भी काम अच्छा करना है।
अच्छा ये चेक कर लिए, चला के रन हो रहा है आपके पास? मॉडल कौन सा था? 3.5 का। हाँ GPT 3.5 कर, ठीक है। मज़ा आ रहा है? ये वाला कोड दे दूँ? नहीं चल रहा एपीआई की कोड क्लासरूम में डाल दो और सबको मसला हो रहा है डालते हैं। एयर फॉर शेयर पे भी डालना है क्लासरूम पे डालते हैं। एक्सेस नहीं है इसका। हाँ तो कोई ले लेना, उठा ले, एयर शेयर पे डाल दिया। एयर फॉर शेयर पे डाल दिया। इसको बस 2 मिनट के अंदर रन कर लें, फिर हम आ गया क्या आउटपुट आया? सही है, ठीक। अच्छा यहाँ पे जो ये मैसेज दिख रहा है ना आपको इसमें जो एरर दिख रहा है मैसेज का, अभी तो इसमें सिर्फ 2 ही रोल डिफाइन है, एक तो सिस्टम का और एक यूज़र का। बट इसके बाद जब मॉडल रिस्पॉन्स दे रहा है और फिर जब यूज़र दोबारा क्यूरी पूछ रहा है, तो वो सारी डिटेल्स तो इसके पास स्टोर ही नहीं हो रही। वो स्टोर होंगी तो जब अगली दफ़ा रिस्पांस देगा तो इसको पता चलेगा कि यार मैंने पीछे क्या बात की हुई है। तो इसके लिए हमें ऑटोमेट करनी पड़ती है स्क्रिप्ट को, हमें एक ये लिस्ट ऊपर बना के रखनी पड़ती है और हम ये डिक्शनरी अपेंड करवाते जाते हैं हर दफ़ा जब वो रिस्पांस देता है। तो ये प्रॉम्प्ट में तो वो उसको पता चलता नहीं, प्रॉम्प्ट में नहीं, इधर मैसेजेस में बेसिकली। हाँ तो जो भी इनपुट आ रहा है वो इस डिक्शनरी के साथ अपेंड होगा इस लिस्ट में, उसका रोल यूज़र होगा और कंटेंट में जो भी वो डालेगा इनपुट, और जब रिस्पांस आएगा चैट जीपीटी की तरफ से तो वो इस डिक्शनरी के साथ अपेंड होगा लिस्ट में। तो अब जब भी अगली दफ़ा वो रिस्पांस देगा मॉडल तो उसको पता होगा ये सबसे पहला मैसेज था, उसके बाद यूज़र ने ये पूछा तो मैंने ये जवाब दिया। तो इस तरीके से वो अपने पास पूरी कॉन्टेक्स्ट की नॉलेज रखता है, तो हमें ये खुद ही ऑटोमेट करना पड़ता है। हिस्ट्री मेंटेन। हाँ रिक्वेस्ट करी मतलब उसकी प्रॉम्प्ट हमारा एक तरीके से बढ़ता जाएगा, उसके पास कॉन्टेक्स्ट की जो साइज़ होगा ना वो बढ़ता जाएगा। हिस्ट्री मेंटेन करना। अच्छा जो अभी हमने सॉर्ट एनालिसिस वाली एप्लीकेशन की थी उसका जो भी प्रॉम्प्ट टोटल बना था उसको अगर हम इधर डालें ना टोकन्स कैलकुलेट करने के लिए, तो मैंने वो पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाला और इसने मुझे बोला कि टोटल 649 टोकन्स बने। अब इसका जो भी रिस्पांस था उसके भी टोकन्स होंगे, लेट सपोज इतने ही टोकन थे, दोनों को मैंने कैलकुलेट किया था और राउंड ऑफ करके कोई 1500 टोकन्स बनते होंगे एक दफ़ा करने पे। अब ये तो बहुत छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी, बट अगर जैसे हमने बात करी शुरू में कि बहुत सारी हमारे पास पेजेस हैं PDF के, और हम चाहते हैं कस्टमर उन पेजेस में से किसी में से भी कुछ भी सवाल पूछे तो उसको उसका रिस्पांस मिले, तो ऐसे सिनेरियोस के लिए यूज़ होता है LangChain। अब अगर आपके पास सपोज करें कि एक PDF है जो 4000 टोकन की बेसिस पर है, LLM मॉडल तो उसको कंसिडर कर लेगा क्योंकि इनपुट टोकन की लिमिट शायद 4000 टोकन से ज़्यादा हो, बट उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही होगी? 4000 टोकन आप उसको इनपुट भेज रहे हैं, फिर वो उसको देख के आउटपुट दे रहा है, दोनों के आउट टोकन्स को मिलाएंगे तो एक कॉस्टिंग चार्ज हो रही होगी। इन चीज़ों से बचने के लिए फिर होता है LangChain यूज़। LangChain क्या करता है, जितना बड़ा भी डॉक्यूमेंट होगा उसको आप पहले चंक्स में तोड़ते हैं। लेट सपोज आपने डिफाइन कर दिया कि यार इस पूरे डॉक्यूमेंट को जब भी 500 वर्ड्स मिले उसका एक चंक बना के रख लीजिए, तो लेट सपोज पूरे डॉक्यूमेंट में से 100 चंक्स बन गए। फिर हर चंक की एम्बेडिंग्स क्रिएट होती हैं, जो भी कंटेंट होता है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी कोई एम्बेडिंग्स क्रिएट होती हैं, वो न्यूमेरिकल फॉर्म किसी वेक्टर DB में जाके स्टोर होता है कि जो भी कुछ स्पेसिफिक डेटाबेसेस होते हैं जो कि इनके लिए बने हुए हैं, जो वेक्टर डेटाबेसेस कहलाते हैं, उधर वो न्यूमेरिकल जो कंटेंट है वो स्टोर होता है जाके। अब जब आप उससे क्यूरी पूछते हैं ना तो वो पूरा का पूरा इनपुट जो प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे देते थे वो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट नहीं लेगा, वो आपकी क्यूरी लेगा जाके और वो डेटाबेस में जाके सिमिलर कंटेंट को चेक करेगा कि इस जैसे सिमिलैरिटी सर्च कहाँ पे हो रहा है। जो कंटेंट उसको मिलेंगे, जो डॉक्यूमेंट उसको सिमिलर मिलेंगे, वो सिर्फ उनको लेके आएगा। तो जो टोकन्स की प्राइसिंग हमारी इसमें जा रही थी वो LangChain हमारा काफ़ी ज़्यादा सेव कर लेता है इस वजह से। तो हम ब्रेक के बाद LangChain की एग्जांपल और LangChain को डिस्कस करेंगे, उसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, एक इन डेप्थ एक अलग डोमेन है LangChain को, तो डिटेल में इंशाल्लाह उसको ब्रेक के बाद देखते हैं। Identity
देखा जल्दी आवा कंटेंट ज़्यादा बेसिकली ये रैक पाइपलाइन के लिए सर्वर जो है ना उसको रैक पाइपलाइन के 5 PDF। ये रही लेंग चेन। इंस्टॉल हो गई। अच्छा, अपनी डायरेक्टरी में कोई भी PDF फाइल आपके पास पड़ी हो ना तो उसको पेस्ट कर देना सेम डायरेक्टरी में, या मैं आपको शेयर कर देता हूँ PDF फाइल वहीं स्टोर। ये जो PDF फाइल है इसमें 40 to 45 पेजेस हैं। मेरे ख्याल से 0.6 MB की फाइल होगी। पेजेस में कन्वर्ट कर देगा एक पेज ऊपर रखेगा। यहाँ तक कर लिया काम।
पीडीएफ को किसी भी अब जो पीडीएफ भेजी है उसको सेम डायरेक्टरी में स्टोर करवा लें और लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें। हाँ, ये कोड लिख लें। तो बेसिकली जो हमने पाई पीडीएफ लोडर की लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, क्या हो रहा है पहले कि उसमें मैंने अपनी पीडीएफ फाइल का पाथ बताया जो कि सेम डायरेक्टरी में, तो मैंने पीडीएफ फाइल के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें अपनी पीडीएफ फाइल का नाम दे दिया, ठीक है, और उसको एक वेरिएबल असाइन कर दिया लोडर के नाम से। अब लोडर डॉट लोड जो है वो इस पीडीएफ में से जितना भी कंटेंट होगा वो सारा उठा लेगा और वो पेजेस के वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट में स्टोर कर लेगा। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। कोड कहाँ से लिया? ये कोड हमने इधर इनकी डॉक्यूमेंटेशन से ही लिया। पाई पीडीएफ लोडर है। हाँ, ये फंक्शन मैंने खुद बनाया है, आप इसको बिना फंक्शन के भी रख सकते हैं, बट ये हम आगे यूज़ करेंगे इसलिए मैं इसको फंक्शंस में रख रहा हूँ। ठीक है, ये कोड समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? एक फंक्शन है, वो एक पीडीएफ एक वेरिएबल लेगा, एक पैरामीटर लेगा, ठीक है, वो पैरामीटर जाएगा पाई पीडीएफ लोडर की लाइब्रेरी के पास, और फिर जब हम उसके आगे डॉट लोड का फंक्शन लगाते हैं तो वो सारा कंटेंट उस पीडीएफ में से उठा लेता है। और अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा के देख रहे हैं। अच्छा, अब जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो वो मुझे उसने उस पीडीएफ में जितना टेक्स्ट था उसने मुझे कंसोल पे प्रिंट करवा के दे दिया। जो हमारा पहला काम था कि डेटा सोर्स से डेटा को उठाना, वो वाला काम हमारा यहाँ पे हो जाता है कि कोई भी डेटा सोर्स हो, सिंपल 3-4 लाइनों में उसको आप लोड करवा सकते हैं। ये आपके पास डेटा लोड हो गया सबके पास? कोड देखा था, कोड देखा था, नीचे का कोड बच्चों को कोड देखा। आपने जो पीडीएफ मुझे वो शायद डिफरेंट है जो डेटा बट नहीं, सेम है, सेम। क्या चलना नाम रिटेन कर दिया, लिंक के डाउनलोड कर दिया। सही सही, सब कोड देखा था। किसी के पास कंटेंट लोड नहीं हो रहा तो बताएं। हो गया सबके पास?
ये किसी डायरेक्टरी में स्टोर हुई भी और उसका नाम ऊपर PDF फाइल में दिया हुआ शेयर फॉर शेयर। एरर आ रहा है?
चलेंगे क्या कहना होगा डाउनलोड कर दिया नहीं से मेंशन पे इंस्टॉल करना कमांड क्या होती क्या एरर देता है मैं रिटर्न के बाद फोटो करो नीचे फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ ये रहा मैं ऊपर कर रहा हूँ इस फंक्शन में कॉल प्रिंट करा दो ये फंक्शन है ना ये इसको प्रिंट करा दो चलो आपका तो एरर ही हो रहा है ना आपका स्टॉप अंदर करना अंदर फंक्शन में मेट्रो अलग अलग आप पूरा भी पैसे ला रहे हैं दोनों सालों के लिए ओपन में इंस्टॉल करा टाइम देना चाहिए नीचे का
ये तो बहुत बड़ा कोड है। बहुत बड़ा कोड है। नया फोल्डर बनाओ, उसमें नीचे में लॉगिन करा के दोबारा इंस्टॉल करो। नया जगह इंस्टॉल बिल्कुल नया फोल्डर बना दो, ठीक है।
स्क्रिप्ट एक्टिविटी एम है ना सोर्स तो आना है ना एम डी नंबर एक्टिवेट चलाओ
एमडी में नहीं करना ना, क्या क्या इसके अच्छा, 2 सिस्टम में वहाँ पे लाइन चेन के इश्यूज हैं, बाकी वहाँ पे सबके चल रहा है। क्या मसला है वहाँ? ये 3 मसले हैं। अच्छा, जिनके मसले आ रहे हैं वो अभी एक एक करके मुस्तफ़ा देख लेते हैं, जब तक कि हम आगे देखते हैं चीज़ों को, टाइम तो आगे थोड़ा बच जाए हमारे पास। अच्छा, हमने देखा एक फंक्शन सबसे पहले कि पीडीएफ में से डाटा लोड करवाने के लिए क्या करना है कि पाई पीडीएफ लोडर के नाम से एक लाइब्रेरी है लाइन चेन की, वो हमने इंपोर्ट करवाई, ठीक है, और उसमें अपने अपने पीडीएफ फाइल का पाथ डिफाइन किया और उसने हमें पूरा कंटेंट जो है वो लोड करके दिखा दिया यहाँ पे। अब ये कंटेंट इतना ज़्यादा है कि इसको हम एक साथ तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने जैसे आर्किटेक्चर डायग्राम में देखा था कि जो पीडीएफ में से डाटा आता है उसको हम चंक्स में तोड़ते हैं। तो अब जो हमारा स्प्लिट वाला काम होगा ना, जो चंक्स में तोड़ने वाला काम होगा, अब हम वो करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है और अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये मुझे एरर दे रहा है। इसके लिए हमें पहले तो इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी पड़ेगी रिकर्सिव कैरेक्टर की। ठीक है, तो रिकर्सिव कैरेक्टर के लिए हमने क्या किया, हमने लैंगचेन की एक लाइब्रेरी है टेक्स्ट स्प्लिटर के लिए रिकर्सिव कैरेक्टर, हमने उसको पहले इंपोर्ट करवाया, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट स्प्लिटर यहाँ पे आपको दिख रहा है रिकर्सिव, इस तरह के मल्टीपल स्प्लिटर्स होते हैं, हर किसी का कोई ना कोई डिफरेंट काम होता है, किसी ना किसी। अब जैसे यहाँ पे रिकर्सिव कैरेक्टर का मकसद क्या है कि आप यहाँ पे उसको डिफाइन करते हो सेपरेटर, कि भाई जब तुम्हें मेरे कंटेंट में 2 लाइनों का स्पेस दिखे या तो तब उसको स्प्लिट करना, और कब, जब चंक साइज 700 वर्ड्स पे चला जाए, ठीक है। तो अगर 700 वर्ड्स के बाद कोई चीज़ आ रही है या उसके अंदर अंदर आ रही है, तो जहाँ पे उसको डबल लाइन दिखेगी वो वहाँ से उसको स्प्लिट करेगा। अगर नहीं आ रहा उस लिमिट के अंदर, तो फिर जो हम उसको दूसरा सेपरेटर बताएंगे वो उससे सेपरेट करेगा। लेट सपोज मैं उसको बोलता हूँ कि अगर इस लिमिट के अंदर अंदर डबल लाइन आ रही है तो ठीक है, वरना फिर सिंगल लाइन से इस पर सेपरेट कर देना। वो भी नहीं आता तो फिर तुम्हें जहाँ पे
फुल स्टॉप देके वहाँ से सेपरेट कर देना, ठीक है। तो ये सेपरेटर्स एरे में हम डिफाइन करते हैं रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर वाले मॉडल में। विजिबल है? हाँ, सबसे पहले ये देखिएगा हमने इसको लिमिट दी हुई 700, ठीक है। अब उस 700 के अंदर अंदर ही उसको ये अगर सेपरेटर मिले तो उसमें से सेपरेट करेगा, ये उसके बाद नहीं जाएगा, 700 के अंदर अंदर ही ढूंढेगा। डबल लाइन मिली तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर देखिएगा कि लास्ट में एक लाइन का गैप कहाँ पे आ रहा है, वहाँ से सेपरेट कर देगा। अगर वो भी नहीं मिल रहा उसको 700 के कैरेक्टर्स के अंदर, तो फिर वो जाएगा देखेगा कि फुल स्टॉप कहाँ पे आ रहा है, वहाँ से सेपरेट कर देगा। नहीं, ये तो हमने उसको बताया कि जो भी तुम्हारे पास पूरा पीडीएफ का कंटेंट है, हाँ उसमें से था सो। चंक ओवरलैप बेसिकली ये होगा कि वो जो हर चंक होगा ना उसमें हो सकता है कि वो 40 वर्ड्स का जो ओवरलैप है वो पहले चंक में भी आ रहा हो और उसके दूसरे चंक में भी आ रहा हो, ताकि एक कंसिस्टेंसी और वो कंटिन्यूटी बरकरार रहे। होता है कि आपके पास कंटेंट होता है, उसमें आप देखो आप ये सारी जो टेक्निक्स लगा रहे हो पढ़ने की, हो सकता है ना कि दो पैराग्राफ को तोड़ दूं तो दोनों को एक साथ जोड़ के पढ़ो, उसका एक मीनिंग बनता है, और दोनों को अलग कर दूं तो आप करोगे यार ये तो आखिरी लाइन लिखी हुई है तो मीनिंगलेस है अगर मुझे सिर्फ ऐसी ये लाइन मिल जाए। सो दैट्स व्हाई वी गिव अ ओवरलैप टू एलएलएम, तो उसको ये समझ में आया कि अच्छा यार ये कंटिन्यूटी है। दिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर एन एवोल्यूशन ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स क्या करते हैं, अपनी चेन के अंदर चलाते हैं, दीज आर चेन्स बेसिकली नेक्स्ट प्रेडिक्टर चेन। तो अगर मैं उसको ये ओवरलैप ना दूं तो ये दोनों जुमलों को डिस्कनेक्ट कर देगा। बाय डिस्कनेक्टिंग इट, अब उसकी जो उनकी लर्निंग होगी वो क्या होगी, ये जुमला अलग है, इसको मैंने इंडिपेंडेंट कॉन्टेक्स्ट में लर्न करना है और वो जुमला अलग है। तो अगर मैं चंक सा ओवरलैप खत्म कर दूंगा तो इंडिपेंडेंट चंक्स बन जाएंगे जिनका आपस में कोई नहीं होगा। उसकी अब जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, उसकी वजह से आपकी जो आंसरिंग कैपेबिलिटी है वो अफेक्ट होगी। यही काम मैं आपको बोलूँगा तो आप भी डिफरेंट तरीके से आंसर दोगे, यही काम एलएलएम भी 40 ये हम खुद देते हैं, हमारी मर्ज़ी है कि हम कि अगर आपको लगता है कि यार कम से कम अगर स्प्लिट हो रहा है तो ये कंटेंट दोनों उसमें मौजूद हो चंक्स में, ताकि अगर हम दोनों को मिला के पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए, कोई सेंस बन रहा हो उस बात का। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब वो आप जब चंक्स टूटेंगे तो हम अभी उसको प्रिंट करवा के भी देखेंगे कि हमारे किस तरह के चंक्स बन रहे हैं, तो ओवरलैप हमें वहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरह हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया स्प्लिट टेक्स्ट करने के लिए, ठीक है, और रिकर्सिव कैरेक्टर को यूज़ किया। अभी हम बाकी भी टाइप्स देखेंगे इसकी क्या क्या होती हैं। अभी हम रिकर्सिव कैरेक्टर को देख रहे हैं, लैंगचेन डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर। ठीक है, नहीं समझा नहीं आपकी बात, दोबारा बोलें। जब भी तो हम नहीं देखें, अब लेट सपोज कि जब वो ब्रेक हुआ दूसरे पैराग्राफ में तो वो उस जगह से ब्रेक हुआ कि वहाँ से नहीं होना चाहिए था बेसिकली, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट
पैराग्राफ में पार्ट था वो उसको उसी सेंटेंस के साथ होना चाहिए, तब वो एक सेंस बनता। तो इसीलिए हम ओवरलैप का वो पार्ट रखते हैं थोड़ा, कि अगर वो ऐसी जगह से टूट भी जाए जिसमें वो कंटेंट बीच में से कट रहा है, तो पुराने इस चंक में भी उसके पास थोड़ा सा कंटेंट रहे और नए चंक में भी उसके पास रहे, ताकि जब दोनों को साथ मिला के पढ़े तो एक कंटिन्यूटी समझ में आ रही हो, एक फ्लो बन रहा हो हमारा। करेक्टर्स होते हैं ये बेसिकली। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसका फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसमें हमने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए, चंक साइज डिफाइन किया, चंक ओवरलैप, लेंथ फंक्शन और सेपरेटर्स। अब मैं अगर इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, हमने लेंथ इसका बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन का फंक्शन होता है जो हमने यहाँ पे उसको साइन किया हुआ है। अब मैं अगर इसको स्प्लिट्स को यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास चंक्स किस तरह बनते हैं। ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंट लोडर से हमें पेजेस कंटेंट मिल रहा था पूरा। मैं उसको पहले पेजेस इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट लोडर्स, ये वो फंक्शन है जो कि हमें कंटेंट उठा के ला के देगा। ठीक है, वो कंटेंट सारा आ गया पेजेस के वेरिएबल में। अब मैं इस पेजेस को स्प्लिट वाले फंक्शन में पास करवाऊंगा ताकि वो इसको चंक्स बना के दे दे मुझे। हमने स्प्लिट वाला फंक्शन अभी देखा। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या पास करवाया, सवाल पूछने से नहीं कर रहा हूँ, बट चंक साइज क्या होना चाहिए और फंक्शन एलियन यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट क्या डेवलप कर रहे हैं, आउटपुट क्या है। इट्स मोर ऑफ कि पहले इस कॉलेज को स्किम अप करो क्या वो क्या है, मामला क्या चल रहा है, व्हेन यू सी द आउटपुट आपको फिगर आउट करते हो कि यार ये मुझे इश्यूज कर रहे हैं, देन यू फाइन ट्यून इट बाय डूइंग ऑप्टिमाइजिंग द पैरामीटर्स। हो सकता है मेरी चंकिंग स्ट्रैटेजी गलत हो, मेरी पेजिंग स्ट्रैटेजी गलत हो। This is the more of a more process. अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं सबसे ऊपर, सबसे पहला ला के दे दे हम जो उसका इंडेक्स 0 पे चंक पड़ा होगा ना, हम सब पहले वाले चंक को देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए, या दो चंक्स को देख लेते हैं। चलो चंक्स 1 और चंक्स, हाँ हम वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसने चंक हमें एक क्रिएट करके दिया। ये पहला चंक आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और ये दूसरा चंक आ रहा है हमारे पास। अब मैं अगर आपको इस पीडीएफ को देखें ना, तो हमारे पीडीएफ के भी ये शुरू के पेजेस में वो जो टाइटल लिखा हुआ होता है, ये शुरू के पेजेस वो वाले पेजेस होंगे जब भी उसने हमें ये चंक ला के दिया। अगर हम इसके अगले कुछ चंक्स देखें जिसमें कंटेंट होगा बेसिकली, और हम पीडीएफ को भी खोल के देख लेते हैं, तो हमें आइडिया होगा कि पीडीएफ है बेसिकली क्या चीज़। अगर हम इस पीडीएफ को खोलें तो इसके शुरू के पेजेस में देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक हेडिंग डली हुई है, ठीक है, पेज 1, पेज 2 में भी एक एक्नॉलेजमेंट है, पेज 3 में टेबल ऑफ कंटेंट्स है। जो असल कंटेंट हमारा शुरू हो रहा है वो पेज 5 से हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अगर चंक
6 और 7 दूँ तो होपफुली ये हमें कोई कंटेंट ला के दिखाए। तो 6 और 7 ये फॉरवर्ड नेक्स्ट 100 करेक्टर्स पे हमने इसको स्प्लिट किया हुआ है। डॉक्यूमेंट लोडर की जो ये होगी ना उसमें मेरे एक आपस क्रैक में होगा शुरू के 5 पेज इग्नोर भी करा सकते हैं तो वो हाँ वो मैं हमें हाँ वो मैं क्या कर रहा था, मैं इधर से जो है ना, मैं यहीं से पेजेस वहीं सेलेक्ट कर रहा था, तो 5 के बाद के सारे उठा लेगा वो। तो वो ये भी कर सकते हैं हम, शुरू के 5 पेजेस इग्नोर करवाना हो तो। बिकॉज़ देखिए इंडेक्सेस और ये सब चीजें वैल्यू ऐड नहीं कर रही इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। वहाँ पे तो मसला है, वहाँ पे तो चल रहा है। चल रहा है ब्लैंक चेन लंबा पाइथन वर्जन कौन सा पाइथन वर्जन कौन सा किया हुआ है? अच्छा, अब यहाँ पे उसने हमें ये 2 चंक्स क्रिएट करके दिए, ठीक है, और दूसरा चंक क्रिएट करके दिया पाकिस्तान है द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस रीजनल। अब ये हमें कहाँ से क्रिएट करके ला के दिखा रहा है? ठीक है, पाकिस्तान हैज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस डिजिटल डिस्क्रिप्शन, और ये यहाँ से हम इसने चंक, और ये कहाँ तक क्रिएट, इसने चंक को डिवाइड किया पॉपुलेशन तक, ठीक है, यहाँ तक उसने इसको तोड़ दिया। अब हम अगर इसका चंक साइज़ बढ़ाएं थोड़ा, और इसको वैसे ही 700 पे लेके जाएं जैसे पहले था, अच्छा इसका ये मेटा डाटा भी हमें पता चलता है जब भी आउटपुट आता है कि ये कौन से पेज से आ रहा है और सोर्स क्या है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल कस्टमर्स की होती है कि यार जब भी आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जिसमें कस्टमर मेरी पीडीएफ से इंटरेक्ट कर रहा हो और जिस पेज से रिस्पांस आ रहा हो ना उसका पेज नंबर भी मेंशन हो और वो हाईलाइट हो जाए, तो उधर हम ये मेटा डाटा को यूज़ करते हुए इस पेज की वेरिएबल को यूज़ करते हुए बता सकते हैं। अच्छा, ये आ गई पूरी एग्जीक्यूटिव समरी, पेज नंबर्स, पेज कंटेंट 6, और ये पहला चंक यहाँ पे ख़त्म हुआ, दूसरा चंक यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर ख़त्म हुआ, ठीक है। और ये क्या हो रहा है बेसिकली कि अगर हम यहाँ पे वर्ड देखें, इनोवेशन कहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, AI stimulating, यहाँ पे आगे इनोवेशन पे ख़त्म हो गया। तो 2 चंक्स इसने यहाँ पे आके तोड़े। अब इसी तरीके से ये जितना भी कंटेंट है 40 पेजेस का, इसने उसको 700 करेक्टर्स की बेसिस पे मल्टीपल चंक्स इसके बना दिए। अगर हम ये देखना चाहें कि इसने कितने चंक्स बनाए तो वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक कर सकते हैं कि इसने इस पूरे कंटेंट के कितने चंक्स क्रिएट करके दिया हमको। तो मैं अगर लेंथ का फंक्शन लगाऊँ यहाँ पे, तो 185 चंक्स बनाए इसने 40 पेजेस के, ठीक है, और हर चंक में 700 करेक्टर्स या उससे कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमारा जो 2 काम थे कि डाटा को लोड करवाना और उसके चंक्स बनाना, वो हमने देखा, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? क्या एरर आ रहा है?
एक मिनट देख लो। डॉक्यूमेंट लोडर में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए क्या चीज़? टाइप कर लो, थोड़ा सा ही है। अच्छा ठीक है, तो अगर हम अपनी आर्किटेक्चर डायग्राम को देखें, जिसको देखते हुए हम चल रहे थे, तो हमने पीडीएफ में से कंटेंट को लोड करवा लिया था और उसके चंक्स बना लिए। अब हमें इसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करवानी है, ठीक है, यानी कि इसको वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह करते हैं, उसके लिए भी ओपन एआई ने जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है कि उसकी एपीआई को यूज़ करते हुए आप एम्बेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए इसको स्टोर करवाने के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी ज़्यादा वेक्टर डेटाबेसेस होते हैं। अब हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पाइन कौन है, वो पेड है, उसको यूज़ कर सकते हैं आप। क्रोमा डीबी है, ठीक है, फैस है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा डीबीज़ हैं। हम क्या करेंगे अभी समझने के लिए, और क्योंकि प्रॉब्लम्स क्लास में ज़्यादा आती हैं, तो हम इसको अपने ही लोकल डायरेक्टरी में स्टोर करवाएंगे और वहीं से रिट्रीव करवा के चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जो कोड था उसको ब्रेक कर करके दिखाया। अब मैं जो आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ उसको मैं साइड बाय साइड, उसका आउटपुट और वो कोड, हम उस दोनों को साइड बाय साइड देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अंडर द हुड चीज़ें चल किस तरह रही हैं, ठीक है। मैं इस कोड को रन करता हूँ। ये कोड मैं आपको अभी डाल देता हूँ, पहले समझ लेते हैं इसको। स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। अच्छा, जो लाइब्रेरीज़ हमने इंपोर्ट करवाई हुई ना ऊपर, उसको हम जब देखेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा स्ट्रीमलेट में हमने एक टाइटल डिफाइन किया, उसके बाद यहाँ पे एक इनपुट की है, यहाँ पे हमने उससे एपीआई की मांगी है, यहाँ पे एपीआई की आएगी और हम वहाँ से इसको इस वेरिएबल में कैच कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना के रख लिया जिसमें मैंने उसको पाथ डिफाइन किया हुआ है कि जो भी पीडीएफ अपलोड होगी उसको स्टोर कहाँ करनी है। तो मैंने उसको अपनी एक डायरेक्टरी में डॉक्स का फोल्डर बनाया हुआ, उसके अंदर स्टोर करवाऊँगा। अच्छा जब भी सेट एपीआई की के बटन पे क्लिक होगा तो क्या प्रिंट करवाना है, सबसे पहले उसको एक ये मैसेज लिखा हुआ आएगा कि यू आर ओपन एपीआई की इस, और जो भी एपीआई की उसने डाली है वो ये हमने ऐसी, आप चाहो तो हटा दो, कोई मसला नहीं। और उसके बाद जो की उसने डाली है उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में स्टोर करवा के रख लिया हमने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये फील्ड दिख रही है फाइल अपलोडर की, उसके लिए हमने लिखा कि फाइल अपलोडर और लेबल डाल दिया उसमें कि अपलोड योर पीडीएफ फाइल है। यहाँ से पीडीएफ फाइल आएगी, अपलोड होगी, ठीक है, वो इस वेरिएबल में कैच करवा लिया। और उसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि अगर पीडीएफ फाइल अपलोड हुई है, नन नहीं है इसका मतलब कि वो अपलोड हुई है, तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करवाओ। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, उस पहले तो पीडीएफ फाइल को मेरी डायरेक्टरी में स्टोर करवाएगा जो कि मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सेव फोल्डर इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। उस फाइल का नाम अगर आप पीडीएफ फाइल डॉट नेम करोगे तो वो फाइल का नाम भी आ जाएगा। इसको भी प्रिंट करके देखते हैं हम अभी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये फाइल को जो है वो मेरी डायरेक्टरी में स्टोर करवा लेगा और चेक करेगा कि अगर वो पहले से एग्जिस्ट है, मतलब वो फाइल अपलोड सेव होने के बाद एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि यूर फाइल इज़ सक्सेसफुली सेव। तो हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले एपीआई की डालता हूँ मैं अपनी।
ठीक है, उसने यहाँ पे मैसेज शो करवा दिया योर यूपीआई की इस, और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ। हाँ वो मैं कर दूँगा। ठीक है, तो अपलोड हुई, यहाँ पे मैसेज आया कि सक्सेसफुली सेव। फाइल का नाम ये पूरा यहाँ पे जो हमने प्रिंट करवाया था, फाइल का नाम, और उसके बाद का वो जो हमने मैसेज हार्ड कोड करवाया हुआ था वो प्रिंट हो गया। अच्छा, जब ये काम हो जाए उसके बाद क्या करना है? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। पाई पीडीएफ लोडर की लाइब्रेरी आपको पता है क्या करती है, वो पीडीएफ को पकड़ती है और उसमें से सारा कंटेंट निकालती है, जो कि हमने अभी पीछे एग्जांपल में देखा था। तो जो फाइल अब अपलोड हुई है वो यहाँ पे जाएगी पाई पीडीएफ लोडर वाली लाइब्रेरी में, ठीक है, और वो यहाँ से उसका जितना भी कंटेंट है वो उठा के लोडर के वेरिएबल में स्टोर करवा लेगा। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट किया है। इंडेक्स क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि एम्बेडिंग्स जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको स्टोर करवाने के लिए या तो हम डीबीज यूज़ करते हैं या तो आप अपने ही लोकल डायरेक्टरी में उसको स्टोर करवाते हैं। तो अभी हम अपने लोकल डायरेक्टरी में स्टोर करवा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज़ करी है वेक्टर स्टोर इंडेक्स क्रिएटर। ये क्या करेगी, वैसे तो ये इसमें डिफ़ाइन करना पड़ता है अपना रूट जहाँ पे भी आपने उसको स्टोर करवाना है। अगर मैं ये डिफ़ाइन नहीं करूँगा तो वो अपनी मेमोरी में सेव करके रखेगा, उसी में से रिस्पांस दे रहा होगा, बट वो कहीं हमें दिख नहीं रही होगी जो भी इंडेक्स उसने क्रिएट किया होगा। तो वो सेव करवाने के लिए आपको ये पैरामीटर पास करना पड़ता है, परसिस्टेंट डायरेक्टरी, और उसके बाद जो भी डायरेक्टरी का पाथ है वो। तो ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्टरी में जाके एक इंडेक्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, वो भी हम देखते हैं किस तरह क्रिएट करता है वो। और उसके बाद जब उसको लोड करवाना हुआ, उसका इंडेक्स क्रिएट करवाना हुआ, तो उस लोडर को यहाँ पर डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, डॉग सर्च के वेरिएबल में उसको स्टोर करवा लिया। अब इस डॉग सर्च के वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, पूरा वेक्टर हमारा पड़ा हुआ है जो भी स्टोर हुआ हुआ है। अच्छा, उस वेक्टर में से हमने अब जो भी यूज़र क्वेश्चन पूछेगा वो हमने उसमें से मंगवाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे कुछ चेन्स यूज़ होती है, मल्टीपल चेन्स। चेन्स क्या करती हैं, वो मल्टीपल कंपोनेंट्स को मिला के एक चेन बनाती हैं। जैसे यहाँ पे एक चेन यूज़ हो रही है रिट्रीवल क्वेश्चन आंसर, कि जो भी क्वेश्चन आए वो जाके डीबी में से रिट्रीव करवाएं, तो ये उसके लिए एक चेन यूज़ होती है। उसकी टाइप यहाँ पे डिफाइन की हुई है, कुछ पैरामीटर्स हैं। एलएलएम मॉडल यूज़ हो रहा है, चेन टाइप स्टफ़। चेन टाइप्स भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल टाइप्स होती हैं चेन टाइप्स की, वो भी हम देखते हैं। स्टफ़ होती है, मैप रिड्यूस होती है। ठीक है, स्टफ़ वन इनपुट वन आउटपुट के लिए यूज़ होती है। और इसकी भी मैं आपको चीज़ एक एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, और उसके बाद रिट्रीवर का पैरामीटर डिफाइन किया है, जो कि रिट्रीव करेगा डॉक्यूमेंट को। इनपुट की जो है वो क्वेश्चन होगा, यानी कि जब हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम एक डिक्शनरी में देंगे और क्वेश्चन की होनी चाहिए उसमें, और उसके आगे क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने इसको क्वेश्चन किस तरह डिफाइन किया है, ये तो हमने चेन के वेरिएबल को उठाया और उसमें एक डिक्शनरी पास करवाई क्वेश्चन के नाम से, और वहाँ पे आगे यूज़र क्यूरी पास करवा दी। तो जो भी यूज़र ने क्वेश्चन पूछा वो हमने उसको डिक्शनरी के फॉर्म में भिजवा दिया। इससे क्या होगा कि वो जो भी यूज़र ने क्वेश्चन पूछा उसका इंडेक्स और जो उसके पास इंडेक्स उसने स्टोर किया हुआ था वो मैच करेगा वहाँ पे जाके, और जो डॉक्यूमेंट्स मैच हो रहे होंगे वो उसको उठा के ला के दिखा के हमें शो करवा देगा। तो इसकी एग्जांपल एक रन करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया है वो है ये। ठीक है, इसको मैं बड़ा करता हूँ और इसमें मैं इससे पूछता हूँ लोड हो रहा है आई थिंक।
टाइम ले रहा है बेसिकली ये टाइम ले रहा है उसकी बैकएंड पे जाके चंक्स क्रिएट कर रहा है, उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहा है। जब ये सब हो जाएगा तब वो हमें इनपुट फील्ड दिखाएगा लाके। यहाँ पे हमें पता चल रहा होता है जब ये स्ट्रीमलेट की एप्लीकेशन रन हो रही होती है तो यहाँ पर रनिंग लिखा हुआ आ रहा होता है, इसका मतलब वो अभी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। नहीं, लोकल सिस्टम पे तो आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है ये। अच्छा, तो हमने इससे पूछा था कि वाई पाकिस्तान नीड्स एआई पॉलिसी। अब ये रन होगा। अमूमन ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि मेरे ख्याल से नेट का मसला है तो शायद ये टाइम ले रहा है। नेट स्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमें रिस्पांस दे दिया। ये क्वेश्चन हमने पूछा था वाई पाकिस्तान नीड एआई पॉलिसी और उसने हमें जवाब दिया द नीड फॉर नेशनल एआई पॉलिसीज टू क्रिएट अ ब्रॉड बेस्ड अवेयरनेस ऑफ द यूज ऑफ। और ये इसने जवाब कहाँ से दिया? पीडीएफ में से दिया। अब पीडीएफ में हो सकता है मल्टीपल जगहों पे ये इस बारे में जिक्र हुआ हो कि क्यों पाकिस्तान को यही पॉलिसी की ज़रूरत है। ठीक है, तो जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा कंटेंट उसको लगा कि यार यहाँ से ये रिस्पांस देना चाहिए, उसने वो पीडीएफ में से उठाया और हमें यहाँ पे आउटपुट दे दिया। ठीक है, अगर हम यहीं इससे और क्वेश्चन पूछें, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। नहीं, कंट्रोल एफ करके आओ। नहीं, वो बेसिकली क्योंकि एलएलएम मॉडल है ना, तो वो तो अपनी लर्निंग करने के बाद रिस्पांस अपनी लैंग्वेज में देगा, तो वो एग्जैक्ट सेम नहीं होगा बट उसका कॉन्टेक्स्ट वही होगा जो पीडीएफ में होगा। ये जो आपको नीचे चैट स्क्रीन दिख रही है जिसमें पहले मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब वहाँ पे बॉट ने दिया, तो ये हमने एक सेशन स्टेट के थ्रू मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे हमने जब इससे ये क्वेश्चन पूछा तो उसने उसका हमें जवाब दिया, तो हमने एक अपने पीडीएफ पे अपने कंटेंट पे लैंग चेन की मदद से एक एप्लीकेशन तैयार करी जिसके थ्रू यूज़र क्वेश्चन पूछेगा और उसको उसी पीडीएफ से रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। ठीक है।